are the types of retail format. We already completed about the retail formats and all. So in today's class, we are going to understand that what is the meaning of merchandise. See, what is the meaning of merchandise? Anyone? Anyone have an idea what is the meaning of that? That is inventory. When it is related with stock, that is inventory. Merchandise are, we can say that it is a product which is offered to sell to the customer. यानी वो product जिसको हम offer कर रहे हैं sale करने के लिए consumer को, so that is known as merchandise. ठीक है? We can say it is a basically goods which can be sold for the profit. For what? For the profit. Clear हो गई बात? तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंडाइज? मर्केंडाइज का मतलब क्या होता है? द गुड्स, ठीक है, द गुड्स विच इज ऑफर्ड टू सेल टू द कस्टमर फॉर द प्रॉफिट बेसिस, ठीक है, प्रॉफिट के लिए जिसको हम सेल करते हैं, ठीक है. स्टॉक ऑफ गुड इन द स्टोर विच इज ऑफर्ड टू सेल, दैट इज ऑल्सो, बट स्टॉक ऑफ गुड्स इन द स्टोर, यानी जो स्टोर आप जैसे किसी भी स्टोर में एंटर किया, आपने मान लो पैंटालून्स में एंटर किया, तो आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं ना, जैसे कि मेंस वियर के सेक्शन अलग हैं, वुमेन वियर के सेक्शन अलग हैं, किड्स के लिए अलग सेक्शन है. लेकिन जैसे ही आप वहां पर जाते हो, आप वहां पर क्या देखते हो? बहुत सारे स्लॉट्स देखते हो आप, गुड्स के बहुत सारे स्लॉट्स रखे होते हैं वहां पर ऐसे पर्टिकुलरली, मतलब 10-20 क्लोथ्स. तो ये सारे के सारे डिफरेंट साइज के जो क्लोथ्स हैं वो सारे के सारे ऑफर ही तो कर रहे हैं ना सेल करने के लिए. तो स्टॉक ऑफ गुड्स विच इज प्रेजेंट इन द स्टोर, यानी जो स्टोर में प्रेजेंट है और जो रिप्रेजेंटेड है या प्रेजेंटेड है किस चीज के लिए, सेल करने के लिए उस गुड को, दैट इज नोन एज मर्केंडाइज. So what is the meaning of merchandise? Right. What is the meaning of merchandise? The types of, right? What is the meaning of merchandise? Write about it. Merchandise, the various types of goods, the various types of goods that can be bought, and sold for profit, the various types of goods that can be bought and sold for profit, or stock of goods in a store, or stock of goods in a store, or stock of goods in a store called merchandise. See, we all know this supply chain का, ये आप लोग को पता है क्या होता है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद कौन होता है? होलसेलर, फिर रिटेलर, एंड फाइनली कौन होता है? कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है. So this retailer is not making the product, somehow some retailers are also even engaged in that, but here जो रिटेलर्स हैं वो भी क्या करते हैं? प्रोडक्ट को कहीं से परचेज करेंगे, मान लो यहाँ से परचेज करेंगे, और उसके बाद इसको सेल कर रहे हैं किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए. सो वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स को हम क्या बोलेंगे? मर्केंडाइज. और मान लो एक स्टोर में जो भी प्रोडक्ट प्रेजेंटेड है सेल करने के लिए, उसको भी हम क्या बोलेंगे? मर्केंडाइज. आपके वेयर हाउस में जो स्टॉक पड़ा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री, दैट इज कॉल्ड inventory. But the stock which is represented in front of the customers, or that is present in the store, that is known as merchandise. Clear हो गई बात? समझ में आया? What is the meaning of merchandise? Clear हो गया? Now, what is the meaning of merchandising? When we are putting ing, what is the meaning of that? The activity of promoting the sales of goods and services in retail. यानी वो सारे प्रोसेस जिसके थ्रू आप गुड्स और सर्विस को सेल कर रहे हो, किसको? कस्टमर को. सो दैट इज नोन एज मर्केंडाइजिंग, राइट. सो मर्केंडाइजिंग का मतलब क्या हुआ? जिसमें सारे के सारे प्लानिंग इन्वॉल्व होंगे, प्रोसेस होगा ये, और इसमें आप क्या कीजिएगा? आप मार्केट कीजिएगा, सेल कीजिएगा. किसको सेल कीजिएगा? गुड्स को सेल कीजिएगा, सर्विस को सेल कीजिएगा. किसको? फाइनल कस्टमर को. और इसका एक बहुत अच्छा वर्ड यूज होता है, राइट प्लेस, राइट प्रोडक्ट एट राइट प्लेस एट राइट क्वांटिटी. जब आप अवेलेबल करवाइएगा, देन दैट इज नोन एज मर्केंडाइजिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंडाइजिंग? लिखिए. द activity of promoting the sale of goods and services,
Sale of goods and services at retail. The activity of promoting the sales of goods and services. The activity of promoting sales of goods and services at retail. और एक और इसका हम डेफिनेशन या मीनिंग लिख सकते हैं. Merchandising means planning involved. It is in यहाँ पर क्या हो रहा है? Planning हो रहा है. Planning involved in the marketing. ठीक है. To merchandise. Marketing the right merchandise or service. The right merchandise or service at the right place, at the right time, in the right quantities, and at right place and right price. Right merchandise, right place, right time, right quantity, right price. ठीक है. तो यहाँ पर मर्केंडाइजिंग में वो सारे के सारे प्रोसेस आ जाएंगे जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? अवेलेबल करा रहे हैं कस्टमर को और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. मर्केंडाइज का एक रूल क्या है कि जैसे मान लो अभी क्या है? विंटर आ रहा है, ठंड आ रही है. तो अभी जितने भी रेडीमेड स्टोर्स होते हैं जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स और गारमेंट्स को सेल करते हैं, इफ दे विल स्टार्ट सेलिंग, दे स्टिल सेलिंग द नॉर्मल गारमेंट्स, डू यू थिंक दैट दे विल बी इन द बेनिफिशियल स्टेज? लगता है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ जो पहले से सेल करते आ रहे हैं अगर वही सेल करेंगे तो उनका वो बेनिफिशियल स्टेज में होंगे? नो, बिकॉज द डिमांड ऑफ दूस प्रोडक्ट लाइक कॉटन क्लोथ और वो सब का जो डिमांड है दैट विल बी डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ द सीजनल चेंज, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप बेनिफिशियल या फिर सक्सेसफुल होना चाहते हो, प्रॉफिट को बेसिकली इंक्रीज करना चाहते हो, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल तभी है जब कस्टमर सेटिस्फाई है और कस्टमर की नीड को आप एनालाइज कर रहे हैं. जब कस्टमर का नीड को आप एनालाइज करोगे तो व्हाट यू विल फाउंड दैट दे नीड, क्या उनको जरूरत है अभी किस चीज का? वुलन क्लोथ्स का. क्लियर हो गई बात? तो वुलन क्लोथ्स राइट टाइम पे अवेलेबल कराइए, राइट प्लेस पे अवेलेबल कराना है और राइट प्राइस में, ताकि कस्टमर उसको परचेज भी कर पाए. तो इन सारी चीजों की जो प्लानिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? मर्केंडाइजिंग. क्लियर हो गया बात? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंडाइजिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंडाइज? एवरीवन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट. हु आर मर्चेंट? नाउ द क्वेश्चन इज हु आर मर्चेंट? मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट वो होगा जो बेसिकली डिफरेंट मर्चेंट, हाँ, लेकिन वो मर्चेंट क्या कंसेप्ट समझो, कौन होगा? बेसिकली कोई होलसेलर या रिटेलर जो गुड्स को वेरियस सोर्सेस से परचेज करे, वेरियस सोर्सेस से, यानी जरूरी नहीं है कि रिटेलर एक ही सप्लायर और एक ही होलसेलर पे डिपेंडेंट हो प्रोडक्ट के लिए, हो सकता है मल्टीपल होलसेलर से वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हो, राइट? सो द होलसेलर और रिटेलर हु बाय गुड्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, दे आर नोन एज मर्चेंट. ठीक है. और मर्चेंट जो होता है उनका बेसिकली काम क्या होता है? वो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और उनको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है. सो दे आर द नॉलेजेबल पर्सन. ठीक है. दे हैव आइडिया दैट व्हाट प्रोडक्ट दे हैव टू सेल इन द मार्केट, राइट? सो मर्चेंट कौन होगा? मर्चेंट कैन बी द होलसेलर और रिटेलर who are basically purchasing the goods from the different sources for what purpose? For selling it once again, for reselling, right? So they are known as merchant. ठीक है. merchant. What is the meaning of merchandise? The different types of goods which is offered to sale or which is about to sell it again, that is merchandise. तो वो goods के टर्म में है, merchant person के टर्म में है. merchandise किसके टर्म में है? goods के टर्म में और merchant person के टर्म में. क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आया? नाउ अब मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट क्या है? मर्केंडाइज मैनेजमेंट, जब हम मर्केंडाइजिंग समझ लिया हमने, एक प्लानिंग है, मर्केंडाइज गुड्स है, मर्चेंट जो प्रोडक्ट को सेल करता है, वेरियस सोर्सेज से प्रोडक्ट को खरीदता है. नाउ व्हाट इज द मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट? इसका मतलब क्या है? सो मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट एक तरीके का साइंस है जो इवेल्युएट करता है ह्यूमन बिहेवियर को. किसको इवेल्युएट करेगा? ह्यूमन बिहेवियर को और बाइंग हैबिट को. कंसेप्ट समझ आया?
The merchandising management is a basically science, or it is a, we can say that it is a science of evaluating or understanding the human behavior, that what product they are going to purchase. इवेल्युएट करना कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर खरीदेगा, ठीक है, और डिटरमाइन करना, मार्केटिंग मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगा कि हमें कितना स्टॉक चाहिए, ठीक है, स्टॉक, उसके अलावा हम कैसे उसको डिस्प्ले करें, कैसे उसको असॉर्ट करें, उसको कैसे क्लासिफाई करें, कैसे उसका प्रमोशन करें. So all these things comes under the merchandising management. Merchandise is the planning कि प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, प्रॉपर प्राइस में प्रोवाइड करें, प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोवाइड करें. लेकिन merchandising management is the more broader concept. Here we are not only engaged with the providing the goods to the customer, but we are also planning to promoting the goods, displaying the goods, ठीक है, presenting the goods, ठीक है, किस तरीके से डिस्प्ले वगैरह करें, वो सब कुछ इसमें एनालाइज करेंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट लिखिए. और इसमें एक और चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया, किस पे, ह्यूमन बिहेवियर पे. किस पे फोकस किया गया है, ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक है. चलिए लिखिए, मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट इज द साइंस ऑफ evaluating human behavior, and buying habit. यानी लोगों को किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करने की हैबिट है, उनका परचेजिंग पैटर्न क्या है, ठीक है, एंड बाइंग हैबिट in order to determine the best way to stock, मतलब किस तरीके से सही तरीका होगा. क्या होता है merchandising management is the science of evaluating the human behavior and buying habits in order to determine the best way, यानी कौन सबसे अच्छा तरीका होगा, determine the best way to stock the goods, display the goods, classified or assort the goods, sales the goods at retail store, and sell the goods at retail store. अब यहाँ पर आप गुड्स को इस तरीके से प्रेजेंट करोगे, दैट इज द नोटिसेबल थिंग, कि जो बेसिकली कस्टमर है उसको क्या करें, नोटिस करें. हम इतना हाईलाइट करके गुड्स को सॉर्ट करें, क्लासिफाई करें, उसको प्रॉपरली डिस्प्ले करें. ये सारी की सारी चीजें किसमें आएगी, मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट में, ठीक है. अगर मान लो मैं किसी रिटेल स्टोर में आप एंटर किया, आपने मान लो किसी भी रिटेल स्टोर में आप एंटर कर रहे हो, जस्ट इमेजिन करो कि बिल्कुल ऐसे पाइल जैसा, मतलब बिल्कुल थोक जैसा, ऐसे बोलते हैं ना थोक में जैसे प्रोडक्ट ऐसे रखा है बल्क में, बिल्कुल एक दूसरे पे है, वो प्रोडक्ट आपको विजिबल नहीं है आधा से ज्यादा. सो डू यू थिंक दैट दिस इज द बेटर वे टू डिस्प्ले द गुड्स? डू यू थिंक कि अच्छा तरीका है गुड्स को डिस्प्ले करने का, शो करने का? नो, एग्जैक्टली नो. बिकॉज इन दैट सिचुएशन मे बी आपको स्ट्रेस होने लगेगा कि मैं इसमें से गुड्स को कैसे चूज करूंगा. And one more thing comes in your mind, that if I am paying 1500 rupees for a good, why I will choose the product like this, right? So in that situation, sometime एक सर्वे हुआ था मार्केट के ऊपर, और ये चीज फाइंड आउट किया गया कि so many customers visit the store but they are not purchasing. The reason behind it is the confusion. The reason behind it is stress, and that is why this is happening. This is happening because of the behavior of the customer executive sometimes, and because of the dilemma, or because of the way they are presenting the goods, that is confusing the customers. So merchandising planning basically reducing this situation. Merchandising management क्या करेगा, इसको reduce करेगा. They want हर एक visit किस में convert हो जाए, purchasing में convert हो जाए, profit में convert हो जाए, ठीक है. And that is only possible when you are arranging the goods in the proper way, which is noticeable by the customers, ठीक है. मेंटेनिंग द प्रॉपर स्टॉक इन द स्टोर. अगर आपके स्टॉक भी नहीं होगा तो कस्टमर को क्या लगेगा कि इनके स्टोर में तो कोई स्टॉक नहीं होता है, तो दैट विल बी डिस्ट्रॉयड द ब्रांड इमेज एज वेल. सो द स्टॉक प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है,
और किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल किया जाए, लाइक द वे दे आर सेलिंग नाउ अ डेज। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक गुड है, उसके जस्ट पीछे एक सिमिलर गुड्स को लगा दिया अलग अलग साइज का, है ना। तो लाइक अगर आपको कोई गुड पसंद भी आया, कोई अगर मान लो कि कोई टी शर्ट पसंद भी आया, तो आपको साइज के लिए बहुत बार घूमना नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द ऑल द ऑप्शन, राइट। सो हाउ बेटर वे क्या होगा प्रोडक्ट को सेल करने का, डिस्प्ले करने का, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का, दैट कम्स अंडर द बेसिकली मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट। व्हेन द गुड्स का गुड कितने क्वांटिटी में चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए, कहां पर चाहिए, ऑल दीज वी आर डूइंग इन द मर्केंडाइजिंग प्लानिंग, दैट विल आल्सो इंक्लूडेड इन द मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट। बट इन स्टोर हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द प्रोडक्ट, दैट कम्स अंडर द मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट। यानी मर्केंडाइजिंग का और मैनेजमेंट का एडिशन है। मैनेजमेंट इज समथिंग कि आप किस तरीके से स्टोर को मैनेज कर रहे हो, है ना, और मर्केंडाइजिंग इज प्लानिंग। तो ये दोनों चीजें ऐसे चलेंगी। क्लियर हो गई मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट क्या है? डन। नाउ व्हाट इज द मर्केंडाइजिंग, बेसिकली बोल सकते हैं मर्केंडाइजिंग प्रोसेस। लिखो रिटेल मर्केंडाइज मैनेजमेंट प्रोसेस। यानी कि अब मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होगा, तरीका क्या होगा, कैसे स्टेज बाय स्टेज आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इन द रिटेल मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कितना स्टेप इन्वॉल्व होता है मर्केंडाइजिंग के लिए? पहला लिखिए एनालिसिस, फर्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस। The second step is planning. First one is analysis. The second one is planning. Third one is acquisition. Third one is acquisition. Fourth one is handling. Fourth one is handling. And the last one is control. And the last one is control. मैम थर्ड वन क्या होगा? Third one is handling. Acquisition. First one is analysis. Second one is planning. Third one is acquisition, fourth one is handling, and the last one is controlling. ठीक है? Yes. चलिए, अब what is the meaning of analysis here? Before doing the merchandising management करने से पहले हमें क्या एनालाइज करना है? टारगेट आपके कस्टमर्स कौन होंगे और नीड ऑफ द कस्टमर। What we have to analyze? The target customers and the need of the those target customers. ठीक है, we have to analyze and we have to identify the customer before we are going to provide the goods. यानी गुड्स को प्रोवाइड करने से पहले हम कस्टमर को समझेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनके नीड को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर को क्या रिक्वायरमेंट है और व्हाट इज द गुड बाइंग डिसीजन, गुड बाइंग डिसीजन क्या होगा, इन सबको हम एनालाइज करेंगे। इन शॉर्ट हम टारगेट कस्टमर्स को और टारगेट मार्केट को एनालाइज करेंगे। क्लियर हो गई बात? एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस क्लियर है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग। Second point is planning. So in this situation, what we are going to do in the planning, we are basically think that how much goods, यहाँ पर हम सेल्स फॉरकास्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेल्स फॉरकास्ट कि कितना गुड हमारा फ्यूचर में क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, ठीक है। So we are going to understand, or we are going to do the sales forecast that how many goods or what goods are going to be sold in the future, ठीक है। And then we are also going to do the marketing thing and we are doing the same planning जो मैंने बताया ना merchandising में, we are going to right time, right place, right product, वो वाला concept को यहाँ पर हम use करेंगे, ठीक है। तो ये होगा planning में, मतलब implementation से पहले planning करते हैं ना, planning हो गया। Now the next point is acquisition. Once you will planned about everything कि कैसा कब कितना सेल होगा, क्या सेल होगा गुड्स, ठीक है, ये सब एनालाइज कर लिया। Now we are going to acquire. Acquisition is related with क्या? Acquire, purchase करना। अब रिटेलर क्या करेगा भाई, जाकर के अपने सप्लायर से प्रोडक्ट को क्या करेगा? परचेज करेगा प्रोडक्ट को, जो भी उसको लगेगा कि ये डिमांड में है कस्टमर का, प्लान कर लिया कि कितना क्वांटिटी लेना है, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, ये सब प्लान कर लिया। अब जाकर के क्या करेंगे? प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। सो इन दिस सिचुएशन एक्विजिशन वी आर बेसिकली गोइंग टू प्रोक्योर और परचेज द मर्केंडाइज एंड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स और फ्रॉम होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। सो हियर वी आर गोइंग टू डील विद द सप्लायर्स। क्लियर? एक्विजिशन समझ आ गया? वंस वी विल परचेज द प्रोडक्ट, then we are going to understand, we are going to handle the goods. Handle the goods, what does it mean?
दैट जो भी गुड्स हमें खरीदना है वो क्या प्रॉपर कंडीशन में हमारे पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. So we are going to handle the quality of the goods, whatever we are procuring, that is of good quality or not. ठीक है, तो क्वालिटी वगैरह यहाँ पर एनालाइज करेंगे. Once we are done with the handling, then what we are going to do, we are going to controlling. It means now we are going to take the important steps to basically doing the merchandising thing for displaying and all. And if there is any बोल सकते हैं ना कि क्वालिटी अगर किसी भी चीज का पुअर है, तो हेयर वी आर गोइंग टू टेक द एक्शन. वापस कर देंगे प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट मंगवाएंगे. हाँ, ठीक है. सो इन दिस स्टेप वी आर गोइंग टू डू दैट. ठीक है. सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है. And then once the controlling is done, then we will do all those things. We are going to display the product and all. We are basically offering the product to the customers. Clear हो गई बात? ये सारे steps clear हो गए. First step क्या था शशांक? Second step? Third? Fourth? Fifth? Clear हो गया ये सारे steps में कोई doubt? Now the question is arise. Because we are talking about the retailer and supplier, can you tell me that in which circumstances the relationship between or the conflict can be arise between the retailers and suppliers? What are the various reasons when the conflict can be arise between retailer and suppliers? What can be the reason? Credit facilities, qualities of good. Yes. Next. Lack of availability of product at a good Hmm. price. Lack of availability. Yes. Very good. Anything else? Charging a high price. Hmm. Very good. Very nice. तो विश्वजीत के लगभग सारे पॉइंट सही हैं, लेकिन इसको मैं फिर से भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी सिचुएशन में द कंफ्लिक्ट कैन बी अराइज बिटवीन द रिटेलर एंड सप्लायर एंड व्हाट कैन बी द कंसिक्वेंसेस इफ द कंफ्लिक्ट कैन बी अराइज. अगर कंफ्लिक्ट आता भी है तो क्या सिचुएशन हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकता है. इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ये है. पहला क्वेश्चन कि क्या रीजन हो सकता है, तो पहले इरेगुलर सप्लाई. लाइक इफ इरेगुलर सप्लाई का मतलब ये है कि आप एक रिटेलर हो और आपने बोल दिया है हर मंथ पर्टिकुलर अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको चाहिए स्टोर में. ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको सप्लाई प्रॉपरली टाइमली नहीं मिल रहा है तो दैट कैन बी इफेक्ट रिटेलर इन द टू सिचुएशन. क्या इफेक्ट करेगा? पहला तो रिलेशनशिप डिट्रॉइट होगा किसके साथ, आपके सप्लायर के साथ. एंड दैट कैन ऑल्सो हैम्पर द रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर एज वेल एज कस्टमर एंड रिटेलर. हाउ? अगर गुड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर है वो आपके यहाँ 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे. एंड वंस दे विल फाइंड आउट कि आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, देन दे विल शिफ्ट टू द अदर रिटेलर. सो दैट going to basically decrease the customer loyalty as well when there is the irregular supply of goods. True. So the first point of conflict can be arise because of the irregular supply of goods. The second one can be the differential pricing system. Differential pricing system का मतलब ये है कि it might be possible the supplier from whom we are giving the order for the goods, there are so many retailers who are taking the product from that supplier. पॉसिबिलिटी है कि जो सप्लायर से मैं गुड्स ले रही हूँ अपने रिटेल स्टोर के लिए, उससे बहुत सारे रिटेलर्स और भी गुड्स ले रहे हैं. अब ऐसी सिचुएशन में मान लो कि आपको जो प्राइस मिल रहा है ना, और जो बेसिकली प्राइस दूसरे रिटेलर्स को दे रहे हैं वो दोनों में डिफरेंस है, बल्कि सिमिलर गुड है फिर भी. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. So the differential pricing strategy is something which is related with that only when you are getting the different price at the same time or you are getting the different price at different point of time. So in that situation, the conflict can be arise between the retailers and supplier. Clear? Now the third point, when there is a customer complaint. So when customer will complain, when it might be possible कि हम मैंने मान लो एक मेरा रिटेल स्टोर है और I am just selling clothes, ठीक है, various kinds of clothes. So I am taking those clothes, that ready-made garments from the supplier, and once I sold it, once I will sell it, and वहां से मेरे पास ऐसा आएगा, मान लो कि इसका कलर जा रहा है
ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्लोथ्स के साथ कि कलर जो फेड अप होना या फेड होना या कुछ भी. So in that situation, if I'll get the complaint, to who is liable for this? For customer, I am liable. For customer, who is liable? Retailer. But for retailer, who is liable? The supplier or the wholesaler from whom I am purchasing the goods. So ultimately, I am going to complain about that product to the ultimate supplier or the wholesaler. And it might be possible that they are not taking guarantee for this, or they will deny to taking guarantee. They are not basically taking responsibility for that. So in that situation, the relationship with the customer can be destroyed with you, as well as that is going to basically raise the conflict between the retailer and the customer. Clear ho gayi baat? Third point be clear. Now the fourth situation. What can be the fourth situation? Related with the credit facilities or credit. अब जैसे credit facilities में क्या होता है कि somehow if we are purchasing the goods from the retailer, from the supplier, and we are purchasing the product for 5 or 10 lakh rupees, कितने लाख का? 5 या 10 लाख का ले लिया. So definitely if we are the small retailer, we cannot pay such amount in one go. एक बार में पेमेंट नहीं कर पाएंगे. अब ऐसे सिचुएशन में what we can ask for? We can negotiate. निगोशिएशन करेंगे और निगोशिएट करेंगे कि भाई हम तो भाई पर्टिकुलर ईएमआई के बेसिस पे देंगे, है ना. मान लो 5 लाख है एंड आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम गोइंग टू पे यू 1 लाख रुपीस पर मंथ फॉर 5 मंथ. ट्रू, ऐसे ईएमआई भी होता है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट जिनको हम कहते हैं, ऐसे ही हम मानते हैं. तो ये क्रेडिट फैसिलिटी जो है ये मैं तभी ले सकती हूँ ना जब इसके लिए कंसेंट कौन दिखाएगा? आपका सप्लायर. मे बी सप्लायर विल नॉट रेडी फॉर दैट, और इट माइट बी पॉसिबल दैट आफ्टर agree for this term still he is denying to accept it. Like हो सकता है 2 महीने के बाद वो कहेगा कि अब आप पूरा पैसा एक साथ नेक्स्ट महीने में ही पे कर दो. तो ऐसे सिचुएशन में बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इश्यूज कैन बी रेज्ड, तो यहाँ पर भी कंफ्लिक्ट हो सकता है ना. कंफ्लिक्ट कैन बी राइज. एंड एक और सिचुएशन क्या होगा? द नेक्स्ट सिचुएशन कैन बी व्हेन देयर इज द हिडन इंफॉर्मेशन. हिडन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि देखो वी ऑल नो दैट रिटेलर जो है वो भी इंफॉर्मेशन कहाँ तक प्रोवाइड करते हैं? होलसेलर को. और रिटेलर के पास कहाँ से आता है? कस्टमर के पास से. अब मान लो कि ये तो सिचुएशन अलग है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही सप्लाई चेन में चलता है. उसके अलावा मान लो कि रिटेलर को अपने क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट को रिड्यूस करवाना हो, लेकिन इसने ये इंफॉर्मेशन होलसेलर को या सप्लायर को नहीं प्रोवाइड किया, तो ऐसे सिचुएशन में जितना क्वांटिटी है वो सारा रिटेलर के पास चला जाएगा. या हो सकता है कि रिटेलर को कुछ कम प्रोडक्ट मंगवाना हो, कम दूसरा प्रोडक्ट चेंज करके मंगवाना हो, लेकिन उसने इंफॉर्मेशन होलसेलर सप्लायर को नहीं दिया. या फिर सप्लायर हो सकता है कि सेम प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड का भेज रहा हो रिटेलर के पास, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि मेरे पास ये पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है. मान लो मेरे पास गुड डे नहीं है तो मैं सनफिस्ट का कुछ और, मतलब बेसिकली सनफिस्ट का कोई और प्रोडक्ट भिजवा दे रहा हूँ, कुछ और बिस्किट भिजवा दे रहा हूँ. So in that situation, when the goods is related, कि इन दोनों को इंफॉर्मेशन नहीं है गुड्स के बारे में, दोनों में से किसी ने इंफॉर्मेशन या तो प्रोवाइड नहीं किया, अगर कोई भी चेंजेस और मॉडिफिकेशन हो रहा है या प्राइस में या कुछ भी चेंजेस हो रहा है कोई टर्म्स में, पॉलिसीज में, ठीक है, किसी से भी रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है अगर किसी ने भी छुपा लिया या टाइमली पास नहीं किया, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में भी कंफ्लिक्ट राइज हो सकता है ना. क्लियर हो गई बात? और एक और हो सकता है कंफ्लिक्ट कब राइज? व्हेन इट इज रिलेटेड विद द कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट इज रिलेटेड विद द ऑर्डर. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर देना, है ना. तो जैसे मान लो कि मैंने 1 मंथ का, इस मान लो नवंबर मंथ के लिए मैंने कंसाइनमेंट एक सप्लायर को दे दिया कि सारे के सारे ये सारे गुड्स आपके यहाँ से मैं लूंगा या लूंगी, है ना. और नेक्स्ट मंथ मैंने क्या किया? उनके यहाँ से परचेज नहीं किया, स्टिल आई प्रॉमिस दैट कि मैं 2-3 महीने आप ही के यहाँ से रेगुलर लूंगी. तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है रिटेलर के साथ, एक सप्लायर के साथ, क्या हो सकता है? डिट्रॉइट, और conflict can be rise if that is related with the order or consignment. हाँ, because when they are not able to maintain the quality for what we basically paying that amount, so in that situation also we are basically the retailer and the supplier will be in that situation. When they are not able to settle the warranties and guarantees of the product, when the retailer is not able to settle, supplier is not able to settle the guarantees and warranties of the good product. हाँ
Exactly. So in that situation also the conflict can be arise. So now the question is that in what situation there will be the harmonious relationship between the retailer and supplier? Just do it vice versa. Properly information बोल सकते हैं ना, providing or communicating with the retailer and supplier, goodwill, quality of goods वगैरह better होना चाहिए, ठीक है. कस्टमर कंप्लेन शुड बी हाँ प्रॉपरली सॉल्व होना चाहिए, प्रॉपर वारंटी गारंटी, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रीवियसली डिस्क्लोज्ड बिफोर गिविंग ऑर्डर, एंड ये सारे इंफॉर्मेशन वगैरह डिस्क्लोज होना चाहिए. सो दैट इज हाँ रेगुलर सप्लाई एंड द प्रॉपर कॉस्टिंग और प्रॉपर प्राइसिंग सिस्टम. सो दिस इज गोइंग टू मेक द हार्मोनियस रिलेशनशिप. एंड जैसे ऑपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, रिटेल स्टोर में कब क्वांटिटी रिड्यूस हो सकता है? रिटेल रिडक्शन, क्वांटिटी रिडक्शन कैन बी पॉसिबल इन विच सिचुएशन? अच्छा, रिटेल रिडक्शन क्या होता है? रिटेल रिडक्शन वो नहीं होता कि आपने कम प्रोडक्ट मंगवाया, जब आपके स्टोर में आपने प्रोडक्ट मंगवाया और स्टिल वो फिर रिड्यूस हो जाए. कैसे पॉसिबल है ये? प्रॉफिट रिडक्शन कैसे पॉसिबल है? सॉरी, रिटेल प्रॉफिट रिडक्शन कब पॉसिबल है? जैसे मान लो कि आपका ग्रोसरी का रिटेल स्टोर है, ठीक है. क्या चीज का स्टोर है? ग्रोसरी. तो उसके केस में क्या क्या रिस्क हो सकता है? रैट ईटिंग, चूहे जो है अनाज खा सकते हैं. हाँ, प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सपायर हो जाना, पिल्फरेज हो गया, डैमेज हो गया. सो इन दैट सिचुएशन द प्रॉफिट विल बी रिड्यूस एज वेल एज द इन्वेंट्री विल बी रिड्यूस. और ये सब चीजें तो वो सिचुएशन हुआ दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिटेलर. मतलब रिटेलर को पता नहीं है, और दीज आर द अनसर्टेन थिंग्स, और दीज आर हैपनिंग अनइंटेंशनली. मतलब ये रिटेलर चाहता नहीं है ऐसा हो जाए, बट हो रहा है. बट समहाउ हाँ, वो बेसिकली एट द टाइम उसको प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहा है, ठीक है. लेकिन फाइनली तो कभी सेल हो ही जाएगा. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटेल, जब जो पार्ट हट ही गया हो, वापस ही ना आ पाया हो, वेस्ट हो चुका हो. अब एक और सिचुएशन है कि कब प्रॉफिट रिड्यूस हो सकता है रिटेल में, जब आप इंटेंशनली रिड्यूस करना चाह रहे हो. जैसे मान लो कि अब आपके पास मैक्स है या कोई भी ब्रांडेड स्टोर है, उसमें क्या होता है कि हर बार 2 बार क्या लगता है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज करते हैं, डिस्काउंट यूज करते हैं, बहुत हेवी डिस्काउंट दिया जाता है. व्हाई? Everything that why? The main reason is the outdated product. Now the new product or latest product is going to introduce. हाँ बिल्कुल. हाँ, लेटेस्ट प्रोडक्ट जो है अब उनको लाना है, लॉन्च करना है. यू कैन नॉट बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द सेम मर्केंडाइज वॉट एवर इज अवेलेबल. और बहुत सारे जो ऐसे कस्टमर्स होते हैं, दे आर एबल टू एनालाइज दैट दिस वन इज ऑफ द लास्ट ईयर, राइट? So in that situation, they are maintaining some kind of system that they always basically क्या बोलते हैं, removing or decreasing the stock, ठीक है. But which stock? Outdated stock, which is not in the demand in the market, and the new design or the new style is coming in the market. ऐसे सिचुएशन में जो आउटडेटेड प्रोडक्ट है उसको क्या करना पड़ेगा? आपको बाहर करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा. अब मान लो कि आपका प्रॉफिट होने वाला था, जो नॉर्मल कॉस्ट उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होने वाला था 5 लाख का, लेकिन जब आपने डिस्काउंट दे दिया तो हो सकता है कि 5 लाख का प्रोडक्ट आपको सिर्फ 4.5 लाख रुपए में बेचना पड़ा हो. क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट तो आपने इस हिसाब से कैलकुलेट किया, लेकिन जब आपने डिस्काउंट दे दिया तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको यही प्रोडक्ट 4.5 लाख में बेचना पड़ा, तो यहाँ 50,000 का प्रॉफिट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, ठीक है. सो द प्रॉफिट रिडक्शन इन द रिटेल कैन बी पॉसिबल इन द 2 वे. वन इज दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द रिटेलर्स, अनइंटेंशनल कंसेप्ट, ठीक है. पिल्फरेज, शॉपलिफ्टिंग जिसको चोरी कहते हैं, चोरी हो जाना, डैमेज हो जाना, रैट ईटिंग, जो फूड और ईडेबल आइटम्स है, रैट ईटिंग, या कई बार क्लोथ्स को भी वो काट देते हैं रैट, है ना. So these are the damage which is done unintentionally, but the profit will be reduced in the retail store. हाँ हाँ. और एक और भी चीज है, देखो बताती हूँ मैं, कि 4.5 लाख है ना, एंड दिस इज नॉट इवन पॉसिबल कि वो सिर्फ कंज्यूमर को ही इस कॉस्ट में सेल कर रहे हो. कई बार ये भी चीज होता है कि दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन वेरी लो कॉस्ट टू देयर एम्प्लॉइज,
बिकॉज दे डोंट वांट टू पाइल अप द स्टॉक विद द आउटडेटेड प्रोडक्ट, इसलिए जल्दी जल्दी रिमूव करना है उनको स्टॉक को। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। देखो सेलर को बेनिफिट, फर्स्ट सिचुएशन जो अनइंटेंशनल होता है वो तो प्रॉपर लॉस है सेलर के लिए, प्रॉपर लॉस, क्योंकि मतलब चोरी हो गया सामान तो लॉस ही है ना, हमारा कोई सामान चोरी होता तो लॉस है हमारे लिए। बट इन द सेकेंड कंडीशन दैट वी कैन नॉट से दैट इज द टोटल लॉस, बिकॉज being in the loss for 5 lakh, that is better to at least earn 4,50,000. concept clear हुआ? So ये marketing management, ये merchandising management process तो I guess clear हो गया होगा. What is the situation of conflict can be arise between the retailers and the supplier? What is the meaning of the retail profit reduction? Clear हो गया? ठीक है. In the next class we are going to understand कि आपका व्हाट आर द रिटेल बाइंग प्रोसेस, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस पढ़ा है ना, रिटेल बाइंग प्रोसेस क्या है, यानी कि रिटेलर जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करता है, होलसेलर और सप्लायर से, उसका प्रोसेस क्या है। क्लियर है ना? जैसे कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग परचेज करते हैं कस्टमर, तो हम लोग किस स्टेज के थ्रू जाते हैं? सबसे पहले क्या आता है हमारे यहाँ? नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन, सर्च इंफॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड में क्या होगा? इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव, ठीक है। फोर्थ में परचेज एंड फाइनली परचेज, पोस्ट परचेज। बट इन दिस कॉन्सेप्ट परचेज को कई बार ऐसे बांट दिया जाता है, प्री परचेज, हाँ, प्री परचेज, परचेज एंड परचेज। लेकिन प्री परचेज में वो सारे आपके स्टेप्स आ जाएंगे, जैसे आपका नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च एंड अल्टरनेटिव, हाँ, इवैल्यूएशन या कंपैरिजन, वो तीनों फिर प्री परचेज में आएगा ना, क्योंकि परचेज करने से पहले वही सारे स्टेप्स के थ्रू तो आप जा रहे हो। अगर आप 3 ही स्टेप में पूरा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप इसी तरीके से लिखो, ठीक है। चलिए, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास। एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। ओके, तो सी यू ऑल।